सभी बच्चों को रोहित सर का नमस्ते। सभी बच्चों को कल हमने कुछ टॉपिक बताया था, उसमें उस चैप्टर में कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी। आज हम फिर उन सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने आए हैं। कोशिश करेंगे कि आज का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा रहा होगा। आपके हिंदी और मैथ के पेपर हो चुके हैं। 4 तारीख आने वाला है जो आपका साइंस का पेपर है। तो उसी को लेकर के हमने कुछ आपके लिए कुछ बच्चों की प्रॉब्लमें थी। बच्चे साल भर पढ़ते हैं बट उनको ये डाउट रहता है, सर मेरा ये छूटा है, सर मेरा वो छूटा है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के हम उस चैप्टर को पहले लेकर के आए हैं जिस चैप्टर से आपके ज़्यादा सवाल होते हैं। हम पहले उन्हीं चैप्टरों को लेकर के आए हैं। कुछ कल की क्लास में भाग 1 में मैंने कुछ पढ़ाया था, कुछ प्रॉब्लमें आ जाने के कारण जिससे आपकी क्लास है वो रुक गई। आज आपकी क्लास और आगे भी चलेगी। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं बेटा। कल हमने पढ़ा था बेटा हाइड्रोकार्बन क्या है या कार्बनिक यौगिक क्या है। कल इनके हम पूरे डिटेल के बारे में आपसे हमने बात कर ली थी। हमने आईपीएससी के रूल से बताया कि बहुत ज़्यादा सारा क्वेश्चन नहीं करा पाए बेटा। 1 घंटे की क्लास में कितना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिलहाल जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट में हमने बताया। थोड़ी बहुत सी चीज़ें कुछ कर जा रही थी, अभी थोड़ा सा हमारा सेटअप बढ़िया से हो नहीं पाया है। बहुत जल्दी जब हम एप्लीकेशन पे आएंगे तो पूरे एकदम मंच के साथ आएंगे और एकदम तैयारी के साथ आएंगे, जिससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वो क्लासेज जो होंगी आपकी लाइव भी क्लास हो सकती है। ठीक, आइए चलिए अब कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। कल कुछ उसी चीज़ से रिलेटेड लेकर के जो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी आज उसको भी बताते हैं। अगली वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। आज के दिन में आज ही पढ़ा जाए कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। एक वर्ड आता है, ये भी एक हेडिंग है। क्या लिखा जाए? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। ये रासायनिक गुण है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड ये समझते हैं कि रासायनिक गुण है क्या और रासायनिक गुण में पढ़ते क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग जो बनेगी आपकी, पहली हेडिंग का नाम है दहन। दहन क्या? कंबस्टन जिसे इंग्लिश में कहते हैं दहन। पहले हम दहन की डिफिनीशन को समझते हैं। अगर डिफिनीशन को हम अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके उदाहरणों को भी हम अच्छे से बता देंगे। तो कभी आपसे अगर पूछा जाता है कि इस तरह से दहन प्रक्रिया क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि क्या चीजें लिख सकते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बेटा मैंने क्या बोला? दहन। और पढ़ क्या रहे हैं? कार्बनिक चैप्टर। तो यहां पे ये लिखा जा सकता है, जब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन, किसमें बेटा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किस चीज में बेटा? उपस्थिति में दहन जलाया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, या ऐसा भी कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और लिख सकते हैं हम इस तरह से, जल वाष्प कमा ऊष्मा प्राप्त होती है। यह है दहन की विधि। क्या लिखा गया है? जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ को, ऐसा भी लिख सकते हैं, जब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प कमा ऊष्मा प्राप्त होती है। ये पदार्थ है।
पदार्थ का मतलब क्या होता है, मैटर क्या है। जैसे किसी भी कार्बनिक पदार्थ को आप जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम आपके सामने एक उदाहरण लेकर के आते हैं। एग्जाम्पल में जब इसको लिखोगे तो एग्जाम्पल में ये लिखा जाएगा बेटा आपका, जैसे ये है आपका CH4, इसका नाम तो आपको पता होगा, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मीथेन कहते हैं। और जब हम मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे, दहन करेंगे, कंबशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जलाने पर एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, आग जो है आग पकड़ती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पकड़ती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति ना रहे तो आग लगेगी नहीं। जब कभी किसी भी चीज में आपको सुनाई पड़ता होगा, अरे इस जगह इस खान में आग लग गई, या इस पेट्रोलियम जैसे कभी कभी होता है वहां पर भी आग लग जाती है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अगर जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहां पर आग पकड़ने की संभावना कम हो जाएगी। तो जब हम मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसका सूत्र क्या होता है, CH4, ये लोग आप लोगों ने पढ़ा भी है। जब इसको आप जलाते हो तो ये बन जाता है आपका CO2 बनता है और साथ में H2O बनता है, और इसके बाद बेटा ये ऊष्मा दे देता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है, ये भी चीजें हमें चेक करनी है। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ 2 है, एक 3 है, सर बैलेंस नहीं है। और हाइड्रोजन देखो कितने हैं बेटा, 4 है, यहाँ 4 नहीं है। इनके रिएक्शनों को बैलेंस करने के लिए, आप इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2H2, ये आपका बैलेंस हो गया। बाकी आप ये लिख सकते हैं, और इस जगह पे इस तीर के आगे आप ये लिख सकते हैं CH4 + O2, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट यहाँ पे बैलेंस है। ये चीज ये बस आपको इससे ज्यादा नहीं लिख करके आना है। इस समय आपको बोर्ड में हम ज्यादा इसका नहीं मानेंगे, और चीजें तो बहुत है, बहुत सारी उदाहरण हैं। जब हम आप आएंगे 11th में, जब मेरी एप्लीकेशन पे आपको क्लास मिलेगी तो उसमें हम जितनी आप डिटेल चाहेंगे उतनी डिटेल के साथ आपको पढ़ाएंगे। उसमें लंबी लंबी क्लासें नहीं रहेंगी आपकी, घंटे घंटे 2-2 घंटे की भी कुछ क्लासें हो सकती हैं। जैसे संडे की जो क्लासें होंगी और भी बेटर होंगी, आपके डाउट क्लासेस होंगी, बहुत सारी जो समस्याएं रहेंगी सारा समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अभी हम आपको बस उतना ही बताएंगे जितने में आपका पेपर निपट जाए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और टाइम कम में इसी कम टाइम में आपको एडजस्ट करना है, इसी कम टाइम में आपको सारी चीजें मैनेज करना है। पता लगा हमने पूरा बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, एक हेडिंग में सब सारी चीजें बातें कर ली और उस हेडिंग से थोड़ा सा 2 नंबर का सवाल बना, तो आपके लिए दिक्कतें आएगी। इसलिए आपको उतना इस समय बता रहा हूँ जितने से आपका सवाल हो जाए। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, हम अगली हेडिंग आपको पढ़ा दें। पहले फर्स्ट नंबर में हमने क्या पढ़ा है, दहन। सेकंड नंबर में हम लेकर के आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। कर लिया, चलो देखो बेटा, एक इसी पे हम सूत्र भी बना करके लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं सर, आओ बेटा वो भी दिखा देते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक है, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये क्या है हमारा कार्बनिक यौगिक है, ये हमारा क्या है कार्बनिक यौगिक है। हमने क्या किया, ऑक्सीजन लगाया, और जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या करेंगे बेटा, दहन करेंगे कार्बनिक यौगिक का। तो यहाँ पे बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं, XCO2 + Y मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या बनेंगे आपके H2O, और साथ में हम क्या लिख सकते हैं, ऊष्मा। ये भी लिखा जाता है, ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा, हर किसी में सवाल कराए जाते हैं, या क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है, और इस पर आपके सवाल कराया जाता है। ठीक है, चलिए ये ज्यादातर आपको इसमें जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता। फिलहाल अभी इस समय आपकी प्रैक्टिस की क्लास उतनी हो नहीं पा रही है, अभी हम आपको उतना ही दे रहे हैं जिससे आपका काम चल जा रहा है। अगली हेडिंग जो हमारी बनकर के आती है ऑक्सीकरण। चलिए इसको हटा दे रहा हूँ। ऑक्सीकरण है क्या, मस्त हेडिंग है, पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, और बच्चों से बच्चे छोड़ करके आते हैं और डरते हैं, क्या कहीं भी ऐसे डरते हो भाई। और देखते हैं ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण में हम बातें करेंगे आपसे, पहला पॉइंट आपका बनकर के आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, जैसा कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज का सीधा हम ये समझते हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब ये है कि जैसे डिफिनेशन पूछी जाती है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। बट
ऐसी चीजें आपकी डिफिनेशन में बहुत आसानी से और इजी बन जाती हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, क्या हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण में ऐसे जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग व हाइड्रोजन का विस्थापन, ठीक है, जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग व हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, क्या होता है इनका होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन क्या कह रहा है, जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग व हाइड्रोजन का विस्थापन होता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इनको ऑक्सीकृत करने वाले कुछ कारक भी होते हैं, कुछ फैक्टर भी होते हैं। जैसे आपने आ जाता है क्षारीय KMnO4, अम्लीय क्या आ जाता है K2Cr2 7 क्या माना बेटा, चलो इसको हटा देते हैं। अब इसका मतलब बताते हैं, क्या ऐसा इसका क्या उदाहरण है सर, वो बता दीजिए। आ जाइए बोर्ड पे देखते हैं, ध्यान से देखो। जैसे आपके सामने कोई भी एल्कोहल है, क्या है एल्कोहल, एक उदाहरण की बात करते हैं, मस्त रिएक्शन एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो कराते हैं वो किससे कराते हैं, जैसे हमने ले लिया क्षारीय मीडियम में क्या होना चाहिए AmNO4, या आप क्या ले सकते हैं अम्लीय, ये लिया जा सकता है अम्लीय K2Cr2O7, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, K2Cr2O7 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले नंबर में आपको बन जाता है एल्डिहाइड, क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और एल्डिहाइड का भी अगर आपने ऑक्सीकरण करा दिया, इसी उत्प्रेरक हम यहाँ लिखना नहीं चाहते हैं उतना लंबा, हमने डैश, आप समझ जा रहे हैं, इसी उत्प्रेरक का आप इस्तेमाल करेंगे, ये बना देता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बना देता है कार्बोक्सिलेज। कुछ चीजें और देखते हैं। एल्कोहल होता क्या है, एल्कोहल का सिंबल क्या होता है सर, कहीं OH लगा रहता है, हम इस OH के ऊपर इस OH को देख करके बता पाते हैं कि ये हमारा क्या है एल्कोहल है। अब एल्डिहाइड को कैसे बता पाते हैं, जैसे कहीं पर CHO लगा हुआ है तो ये हम क्या बता पाते हैं कि हमारा एल्डिहाइड है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो जहां पर सर COOH लगा रहता है तो इसको हम देख करके बता पाते हैं कि हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए अब हम इसका एक उदाहरण लेकर आते हैं, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपके सामने तैयार किया। अब एक और भी इस पर क्वेश्चन कराते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आता है, सबसे पहला ये बनता है, जैसे हमने आपके सामने लिखा है CH3 और ये लिखा है CH2 और ये लिख दिया हमने OH, ये ठीक है। अब ये इसका जब ऑक्सीडेशन आप कराओगे तो इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, ठीक है, तो ये बेटा देखो दो कार्बन है, इसका एक नाम लिखा जाता है एथाइल एल्कोहल। ये एथाइल एल्कोहल जो होता है ये आपका सामान्य नाम होता है, और अगर हम इसका IPAC नाम लिखें तो IPAC नाम लिखा जाएगा एथेनॉल, ये लिखा, ये क्या IPAC, ये सामान्य। जब इनके इनका ऑक्सीडेशन होता है तो पहले प्रोसेस में ये बन जाता है आपका CH3CHO बन जाता है। ठीक है, अब जैसे कि एथाइल एल्कोहल है, ऐसे इसका भी नाम होता है, अगर सामान्य नाम लिखा जाए लिखा जाता है एसिटाल्डिहाइड, क्या लिखा जाता है एसिटाल्डिहाइड। बट इनके भी जब IPAC नाम लिखते हैं तो लिखा जाता है एथेनल। यहाँ देखो बेटा OL है, यहाँ पे AL है, ठीक है, इनके IPAC नाम में AL लगाते हैं, इनके IPAC नाम में OL लगाते हैं। अब देखो जब इनका भी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, जब इनका भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बन जाता है आपका CH3 और ये बन जाता है COO और H, क्या बन जाता है COO और H। इसको हम सामान्य नाम में इसको कहते हैं, जैसे ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, ऐसे ये आपका एसिटिक एसिड है, क्या है एसिटिक एसिड। हाँ, जब इसका IPAC नाम लिखोगे तो लिखा जाता है एथेनोइक एसिड लिखा जाता है,
क्या लिखा जाता है? एथेनोइक एसिड लिखा जाता है। ये रहा आपका ऑक्सीकरण। इससे ज्यादा आपको पेपर में नहीं लिख करके, ठीक है। हाँ, अगर आपको और इससे भी बेटर लिख सकते हो तो लिख लेना, बट मैं उन बच्चों के लिए क्लास कर दे रहा हूँ जिन बच्चों को इन हेडिंगों में भी कुछ नहीं पता है, उनके लिए मैंने ये कर दिया है। आप इसको आसानी से नोट करिए और बढ़िया से समझिए। कुछ ज़्यादा इस समय आपको बेटा दिमाग नहीं लगाना है, इस समय आपको वही करना है जो हमने किया। आप इसको 3 बार, पहला काम तो एक काम ये करिए, जब आप वीडियो को पढ़िए एक रफ और पेन लेकर के बैठिए, जो मैं कर रहा हूँ उस वीडियो को वहीं पर रोक करके रिएक्शन को लिखो, फिर मेरा वीडियो जब खत्म हो जाए फिर उस रिएक्शन को दोबारा करो, कम से कम 4 बार कर लो। 4 बार कर लोगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, गारंटी यही है। गारंटी क्या, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस चैप्टर से कोई सवाल आपसे छूटेंगे नहीं बेटा अगर पेपर में आए तो। और ये ऐसे सवाल है जिसमें आपको कोई चांसेस नहीं होता है, मैक्सिमम बच्चों का गलत होने का चांस रहता है, इसलिए आप इसको भी क्या करिए, अच्छे से इसको भी आप नोट कर ले जाए, ठीक है। मैं एक बार 1 मिनट के लिए हट जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो बेटा। चलिए हटा दें। चलो अब यहाँ पर ये हेडिंग में देखो बेटा क्या आती है, योगात्मक प्रक्रिया। देखिए योगात्मक प्रक्रिया है क्या, ध्यान से समझिए। योगात्मक प्रक्रिया कहने का मतलब ये है, जैसे हम कह सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें अभिकारक के पदार्थों के ना, क्या लिख सकते हैं, वह क्रिया जिसमें अभिकारक के पदार्थों के किसी भी छोटे अणु के त्याग के बिना पूर्णतः किसी भी पदार्थ का या किसी भी अणु का क्या लिख सकते हैं कि योग हो जाता है, त्याग के बिना पूर्णतः योग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक प्रक्रिया कहते हैं। आइए अगली हेडिंग हम करते हैं क्या, योगात्मक अभिक्रिया। इसे हम एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एडिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और इनकी थ्योरी लिख ली जाए, वह क्रिया जिसमें अभिकारक के पदार्थ क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के पदार्थ ना, अभिकारक के पदार्थ में किसी छोटे अणु, क्या लिखा जाएगा, में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना, अणु के त्याग के बिना पूर्णतः, क्या लिखेंगे, पूर्णतः त्याग के बिना पूर्णतः योग होता है, योग होता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, योगात्मक प्रक्रिया कहलाती है। यही है डिफिनेशन, वह क्रिया जिसमें अभिकारक के पदार्थों के में किसी भी छोटे अणु के त्याग के बिना पूर्णतः योग होता है। योग क्या मतलब, पूर्णतः अणु का योग होगा, किसी अणु का योग होगा तो वो योगात्मक प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। आइए हम देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे छोटा है, आसानी से एग्जांपल एक समझाते हैं। जैसे एक चीज ध्यान रखें, योगात्मक प्रक्रिया एडिशन रिएक्शन आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो डबल बॉन्ड वाले को हम कहते क्या है सब, एक एल्कीन नाम से जानते हैं, दूसरे वाले को हम एल्काइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इनकी पहचान है। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। आइए एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। अगर मान लो बेटा जैसे हम कहते हैं ये C है, डबल बॉन्ड है C, और ये इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ पे H लगा है, ये H लगा है, और ये H लगा है, ये H लगा है। मान लो हमने यहाँ पे H2 से क्या किया, एक H2 अणु से इनकी क्रिया कराई। हाँ बेटा एक चीज ध्यान रखना, अब H2 से जब आप इनकी क्रिया कराओगे, अगर हम निकिल उत्प्रेरक का इस्तेमाल करें, किसका, निकिल उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे, तो 200 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस तक का
मतलब निकिल में 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन या जब हम क्या लेंगे पीडी और पीटी लेंगे तब हमें टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसमें होता क्या, जो ये आपने H और H लिखा है हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा इस तरह से। हमने क्या किया, इसके एक बॉन्ड को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद एक H को यहाँ जोड़ दिया और दूसरे H को हमने यहाँ जोड़ दिया। हमने यहाँ से भी इनका बॉन्ड तोड़, ये यहाँ से बॉन्ड टूटे, यहाँ से बॉन्ड टूटे और दोनों H जाकर के एक से जोड़ गए। तो आप इनको लिख क्या सकते हो बेटा, ये पुराने वाले आपके H हैं, ये कार्बन सिंगल हो गया, ये H और ये H नए H का योग हो गया। देखो ये आपका क्या है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, इस अभिकारक में ये तो लिखा ना, अभिकारक के पदार्थों में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना कैसे से कुछ टूटा नहीं और कह रहा है पूर्णता योग, देखो पूर्ण रूप से आकर के जुड़ गया और ये बन गया। बेटा एक चीज हमको बताओ, क्या हम इसको ऐसा लिखने में हमें कोई हिचकिचाहट, CH2 फिर यहाँ लिख सकते थे CH2 प्लस हम इसको लिखे हैं बेटा H2, फिर ये जो रिएजेंट है उत्प्रेरक है कैटालिस्ट हमने उसको लगाया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं CH3, क्यों, इस कार्बन से देखो कितने हाइड्रोजन है, 3 है ना, इसको हम CH3 लिख रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी क्या लिख सकते हो आप CH3। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, इनका नाम भी लिख लो, कितना होगा, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो एथीन होगा, 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा। ये आपके टॉपिक, ठीक है, ये रही आपकी योगात्मक क्रिया। बस और ज्यादा इस पर आपको योगात्मक क्रिया में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हमें लगता है इतना आपने लिख दिया। ये आपके 3 या 4 नंबर के सवाल बनते हैं, जो अगर पेपर में आएंगे तो 2 या 3 नंबर के सवाल बनेंगे, इसलिए आप इस पर बढ़िया से मेहनत करते जाइए और जिससे आपका कोई सवाल इस पर छूटे ना। मैं एक बार हटूंगा, आप इसको अच्छे से क्या करिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से तब आप इसको कॉपी में अच्छे से लिखिए और अपने साथियों को हम एक चीज ये संदेश देना चाहते हैं, आपको एक चीज बताना चाहते हैं। देखिए बेटा ये आपका बोर्ड का पेपर है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये हमारा पेपर अच्छा से, मतलब कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश ये करिए कि इस वीडियो को अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप उन सारे दोस्तों को अपने पास पहुँचाइए, जिससे हमारे लिंक को आप बेटा आगे की तरफ बढ़ाइए, जिससे हम भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि बेटा हमारे बच्चे जो हमसे खुश रहें और उनको मेरा पढ़ाया हुआ जो भी वीडियो हो वो उनमें से ज़्यादा सवाल आए। देखो बेटा यहाँ नौकरी से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ आपका बोर्ड है, अभी आपको बोर्ड क्वालिफाई करेंगे, फिर और भी एग्जाम है, फिर इसके बाद आप कंपटीशन में जाएंगे, कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे तब वहाँ नौकरी जा सकते हैं। बेटा हम कहते हैं अगर आपका भला हो रहा है तो आपके दोस्त का भी भला हो जाए, आप कोशिश करिए आपका दोस्त भी अच्छा नंबर पाए। और जब पढ़ने वाले रेस में जब बच्चे बैठते हैं तब हमें लगता है कि हम किस लेवल में हैं, ठीक है। तो बेटा जब आपके साथ आपके पढ़ने वाले दोस्त भी रहेंगे तब आपका उनमें कंपटीशन होगा और जब आपका कंपटीशन होगा तब आपको लगेगा कि नहीं हम किस पोजीशन पे हैं और हमारा दोस्त किस पोजीशन पे है। इसलिए आप बेटा मेहनत करिए और हम आशा करते हैं इस शुभ संध्या केमिस्ट्री को क्लासेस को आप बहुत आगे की तरफ ले जाएंगे। आप लोग से जितना हो सके बेटा आप अपना शेयर करिए और अपने सारे दोस्तों को बताइए कि इस पर एक क्लास चल रही है जो आपके साइंस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप इसमें देरी मत करिए और तुरंत करिए बेटा। चलिए हम दूसरी हेडिंग लेकर के आते हैं, ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ है यहाँ पे। चलिए हटाए, चलो बेटा अगले नंबर की हेडिंग में लेकर के आते हैं। अगली हेडिंग क्या है, अगले नंबर में हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, मैंने कहा ना आज आपकी क्लास में ऐसी हेडिंगें लेकर के आऊंगा जिससे आपका कोई सवाल छूटे ना। अगली हेडिंग आपकी है बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन एक वर्ड आ रहा है प्रतिस्थापन,
प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं आपसे एक उदाहरण पूछता हूँ, आप स्कूल में बैठते हो, जब सब बैठते हैं, जाते हैं पढ़ते, रेगुलर स्कूल जाते हैं, जैसे आप तीसरी बेंच पे हो और आपको टीचर उठा करके 5वीं बेंच पे बैठाते हैं, तो आप क्या कहते हो कि अरे सर ये बहुत हैवी है या बहुत खराब सर है, इन्होंने हमें इस सीट पे बैठे थे उस सीट पे बैठा दिया। तो इन्होंने क्या किया, आपके स्थान को चेंज कर दिया, आपके स्थानों को इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, इनकी डेफिनेशन ये बनेगी, वे अभिक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या समूह या अन्य परमाणुओं के द्वारा क्या किया जाता है, उनका प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लिख सकते हैं वे अभिक्रिया जिसमें किसी, क्या लिखा जाएगा, वे अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे वे अभिक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक अणु के जिसमें किसी कार्बनिक अणु के, यही लिखेंगे, कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, यहां ऐसा लिख सकते हो बेटा, परमाणु या समूह के द्वारा, ठीक है, क्या लिखेंगे, द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, हो जाता है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये मतलब कहने का अर्थ ये था कि वे अभिक्रिया जिनमें किसी परमाणु, किसी कार्बनिक अणु के, या ऐसा भी लिख सकते हैं जिसमें किसी भी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, वो तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ये रही आपकी बेटा अपनी डिफिनेशन। अब हम बात करेंगे, डिफिनेशन तो हो गई, अब डिफिनेशन के साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि इनके उदाहरण क्या है। उदाहरण में सबसे पहला मान लो, सबसे पहला जैसे एक वर्ड और आता है, क्या वर्ड आता है, कभी कभी करके आता है, जैसे डायरेक्टली आपसे हेडिंग पूछ लेता है क्लोरीनीकरण, क्या पूछ लेता है, क्लोरीनीकरण। जब बोर्ड में बहुत पूछता है, इसलिए मैं इसको स्टार में करके समझा दे रहा हूँ। ये जो क्लोरीनीकरण कह रहा है, ये किसके लिए कह रहा है, प्रतिस्थापन के लिए कह रहा है। क्या हेडिंग बन के आती है, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण है क्या, ये चीज आपको समझिए। क्लोरीनीकरण का मतलब क्या है, क्लोरीनीकरण का मतलब ये है हम यहाँ पे Cl2 से क्रिया कराने वाले हैं, ठीक है। अब किसके ऊपर कराई जाएगी, ये चीजें आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। आओ देखते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं कि ये बेटा C है, ये आपका H, ये H, ये H और ये H, इसको आप कहते हो सर ये मीथेन है, ठीक है। अगर जब हम इसको Cl, इस Cl2 को मैं सब लिख सकते हैं, और बेटा ये H मतलब सूर्य से आने वाली किरण की उपस्थिति में जब इसको कराते हैं तो ये यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देता है, ये, और ये यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देगा। अब होगा क्या, ये इसके स्थान पे चला जाता है और ये इसके स्थान पे चला आता है। जब अपने स्थान में अदला बदली कर लिया, जब स्थान में अदला बदली कर लिया तो जाहिर सी बात है कौन सी क्रिया हो जाएगी, आपकी प्रतिस्थापन क्रिया हो जाएगी। तो आइए इनके स्थान को बदल करके लिखते हैं, ये C, ये H और ये H, ये H, ये आपका Cl, फिर आपका क्या लिखा जाएगा, HC। ये अगर हम आपसे पूछें इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े तो क्या CH4 लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है, इसे क्या Cl2 लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है, ऐसे H यहाँ लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसे क्या लिखा जा सकता है, CH3Cl लिखा जा सकता है, फिर ये HCl लिखा जा सकता है। ये आपका यहाँ पे क्लियर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब रही बात पेपर में लिखने की, पेपर में सर ये लिखें, ये लिखें, दोनों में से कोई भी लिख दो बेटा, दोनों आपका सही, दोनों में से आप किसी को भी लिख लीजिए, दोनों आपका सही है, ठीक है।
यहाँ तक बातें आपकी समाप्त हुई। अब इसके बाद का टॉपिक क्या है, उसके टॉपिक को हम देख लेते हैं। देखिए क्या पूछता है। उसके बाद जो आपका सबसे ज्यादा उदाहरण पूछा जाता है, एक आपका पूछा जाता है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, जिसमें आपका क्या आता है बेटा, आपका आता है कि एथाइल अल्कोहल और क्या आता है बेटा आपका एसिटिक एसिड आता है। एक मिनट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक टॉपिक और है जो ईंधन है। मैं देख रहा हूँ अगर ये क्लास इसमें बढ़िया जबरदस्त हो पा रही है, ठीक है, नहीं तो मैं एक वीडियो इस पे और लेकर आऊंगा जो जिससे आपको इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम ना रहे। इस चैप्टर से आपके 7 से 8 नंबर के सवाल बन जाएंगे, गारंटी है ना, इसको मैं मानता हूँ भाई। और इस चैप्टर से जो भी सवाल बनेंगे वो आपके सवाल निकलेंगे नहीं, इतना उम्मीद है। आप इसमें एक बार नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, चल आइए पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। हटा दो, हटा दो। आज बेटा पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। अगली रीडिंग है हमारी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, ये चीज, ठीक है। थोड़ा हम जल्दी में पढ़ाएंगे, दो ही टॉपिक और बच रहे हैं इसमें, अच्छे से हो जाए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें किसको, एथाइल एल्कोहल। ये एथाइल एल्कोहल, और इसी का हम आईपीएसी नाम जब लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, एथेनॉल। ये हमारा जो होता है वो आईपीएसी नाम होता है। क्या होता है, आईपीएसी। ये होता है हमारा सामान्य नाम, ये हमारा सामान्य नाम, ठीक। अब ध्यान रखो, अगर हम इसके अणुसूत्र की बात करें, जो इनके अणुसूत्र होते हैं, अणुसूत्र ये लिखा जाता है C2H5OH, ये अणुसूत्र होते हैं। अगर बात करें इनके संरचना सूत्र की, इनकी जो संरचना सूत्र होती है वो ये होती है CHH, और ये इस तरह से लिखा जाता है। ये आपका हो गया। तीसरे नंबर पे जब हम पढ़ेंगे तो इनका एक और चीज पूछा जाता है, अणुभार पूछ लिया जाता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट है, तो यहाँ कैसे, ऐसे मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, आप निकाल भी सकते हैं। अणुभार आपको भी निकालने में बता दे रहा हूँ। कार्बन का भार 12 होता है, गुणा 2 का कर दो, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 गुणा कितना 6 का कर दो, 5 1 6, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, एक बार में 1 से गुणा कर दो, 12 गुना 24, और 16 के अंदर 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 16 6 24, और ये 24 प्लस 6 और 16, इसका मतलब इसमें ऐड करेंगे 30, 40, ये आएगा 46। ये इनका अणुभार होगा, ठीक है। एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। पूछता है एथाइल अल्कोहल के बारे में, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कहता है, देखो एथेनॉल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव होता है। हम किसी एथेनॉल को पढ़ेंगे, ठीक है। एथेनॉल के बारे में कुछ लिख देते हैं आपके, ये चीजें आपकी नोट होगी। चलिए हटा दो ना, ठीक। अब आपकी ये हेडिंग बन गई, इसी हेडिंग के आगे इनको डैश करके लिख देना है। क्या लिखना है, अब वो चीजें हम आपको बता देते हैं। क्या लिखेंगे, एथेनॉल का इस तरह से लिखा जाएगा कि
एथेनॉल सभी प्रकार के शराब का मुख्य अवयव होता है। एथेनॉल सभी प्रकार के शराब, क्या लिखेंगे, शराब का मुख्य अवयव होता है। क्या होता है, मुख्य अवयव होता है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और इसमें लिख सकते हैं इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ, इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। आगे लिख सकते हैं एथेनॉल का निर्माण गन्ने के रस से प्राप्त सिलिकेट एटोन के द्वारा होता है। ये चीज जरूर लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, एथेनॉल का निर्माण गन्ने के सिलिकेट, गन्ने के, क्या लिखेंगे, गन्ने के रस, हाँ गन्ने के रस ही कर लो, गन्ने के रस से प्राप्त सिलिकेट एटोन, किसका, एटोन से होता है। ये रहा आपके एथेनॉल की डेफिनेशन। ठीक है, आप इस एथेनॉल की डेफिनेशन को यहाँ पे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब पूछना है टाइम पे एक चीज और बहुत पूछा जाता है, रासायनिक गुण पूछा जाता है। और रासायनिक गुण में हम आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझा देते हैं, बहुत जल्दी में कराएंगे, आप परेशान नहीं होइए, जिससे आपका आसानी से ही क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आइए देखते हैं रासायनिक गुण में क्या है। ये आपका कंप्लीट हुआ, एक बार नोट कर लीजिए, हटा दो, चलो और देखते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इस तरह से एथेनॉल ऑयल, एथेनॉल की रासायनिक गुण। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथाइल अल्कोहल, ये भी बोल सकते हैं। सबसे पहले नंबर में पढ़ते हैं सोडियम धातु से क्रिया। जब हम सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं एथाइल अल्कोहल पर, तो बनता क्या है, अब आपको देखना क्या है। लिखेंगे इस तरह से CH3CH2 और O और H प्लस, जब हम Na से क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका CH3CH2 और ये O और इस जगह पे लग जाता है Na, इसमें निकलता है आपका H2। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें, ठीक है, और इनमें अगर इनकी थ्योरी लिखनी हो तो ऐसा लिखा जा सकता है, सोडियम के साथ क्रिया कराने पर सोडियम एथॉक्साइड बनता है। ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। क्या लिख सकते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना, तो बैलेंस करना, नहीं बैलेंस करना है तो बस कुछ मत करना, यहाँ इस तरह से लिख देना था। क्या लिख देना, 1/2H। ये आपकी रिएक्शन इसमें बैलेंस। हाँ, अगर 1/2 ना लिखना, पूरा H2 लिखना है, तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा 2 मोल, मोल बढ़ा दीजिएगा और इस तरह से CH2 ये करिएगा और ये O और H हो जाएगा। 2 मोल ले लीजिएगा Na के और डैश करके लिखिएगा CH3CH2 और ये O और Na प्लस यहाँ लिख दीजिएगा H2 और मोल कर दीजिएगा 2। और इसका नाम जानते हैं आप, क्या होता है, एथाइल अल्कोहल होता है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, एथेनॉल कह सकते हैं। देखिए बेटा, मैं थ्योरी लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैं बोल सकता हूँ, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। क्या लिखेंगे, एथाइल अल्कोहल लिखिए या एथेनॉल लिखिए, ये सामान्य है या एलपीएससी है। तो क्या लिखेंगे, एथाइल अल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर सोडियम एथॉक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। आपको ये लिखना है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। पहली हेडिंग हो चुकी है सोडियम धातु के साथ क्रिया। दूसरे नंबर में पढ़ा देते हैं हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। ठीक है, जिसको आप पढ़ते हो एक प्रकार से निर्जलीकरण, निर्जलीकरण के नाम से भी याद रखते हो। चलो
तो नाम सुना होगा, जिसमें लोग पानी नहीं पीते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं ना, उसी को कहते हैं ना निर्जलीकरण। ठीक है, चलो देखते हैं। आओ क्या देखा जाए निर्जलीकरण। देखिए जब हम एथाइल एल्कोहल, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप किस चीज की बात कर रहे हो, एथाइल एल्कोहल की बात कर रहे हो। एथाइल एल्कोहल होता क्या है, CH3 CH2 O और H। जब इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, अपने H2SO4 के साथ कराते हैं, ठीक है। और मान लो कि हम यहाँ से कितना कह सकते हैं कि ये हम 100 से या 110 डिग्री सेल्सियस, मान लो जैसे ही लिख देते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पर हम कराते हैं, जब इनके साथ क्रिया कराते हैं तो पहले नंबर में ये बन जाता है CH3, आपका बन जाता है CH2 और ये बन जाता है SO4 और H प्लस में बन जाता है आपका H2। ठीक है, तो यहाँ से पूरा का पूरा ये टूट के निकल जाता है, इसमें से एक H निकलता है। ठीक है, जब एक H निकल जाएगा तो बचेगा क्या, एक ही H बचेगा, जिसके कारण मैंने यहाँ एक H लिखा और क्या है SO4 है, SO4 लिखा है। ठीक है, ये इसमें जाकर के जुड़ जाता है और अच्छे से समझा दें। चलो और अच्छे से भी देख लो, टाइम नहीं होगा, टाइम ना होने के कारण मैं उतनी ही चीजें बता पा रहा हूँ जिसको आप बोर्ड में आसानी से लिख करके आ जाएगी और आपका नंबर क्लियर हो जाए। बाकी बातें मैं बाद में करूँगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ये नाम तो जरूर लिखते रहो बेटा, एथाइल एल्कोहल। ये एथाइल एल्कोहल है, इसे हम क्या कहेंगे, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हमारा बन गया एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये होता है जब आप इतने डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ बेटा, अगर यही चीज एक चीज और पूछी जाए, अगर इसी एथाइल एल्कोहल मतलब इस CH3 CH2 और OH को अगर हम इसी H2SO4 के साथ क्रिया कराएं और अब की बार टेम्परेचर जो हो 140 डिग्री सेल्सियस का, जब 140 डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल कराते हैं तो इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें भी आपके जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं और साथ में बन जाता है आपका ये CH3 CH2 ऑक्सीजन, ये CH2 और ये CH3। इस ग्रुप के लग जाने के कारण इसको क्या कहते हैं, ईथर। ये हमारा ईथर। सर मैक्सिमम बच्चे कहते हैं सर इसमें नाम की प्रॉब्लम हो रही है, नाम में क्या रखा है, आप इसको क्या पढ़ते हो, ये है एथाइल एल्कोहल और इसे हम कहते हैं एथेनॉल। और इस चीज को अगर सामान्य नाम में लिखना है तो डाई एथाइल ईथर करके लिखिए और IPAC लिखना है तो एथॉक्सी और एथेन करके लिखिए, ये होता है। ठीक है, आप परेशान ना होइए बेटा। ठीक है, आपने क्लास 10 में क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कौन कैसे पढ़ाया, आप इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए आप आराम से बोर्ड का पेपर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको क्लास 11 में मिलेंगी। और मैं केमिस्ट्री बेटा आपको अपनी एप्लीकेशन की क्लास चलाऊँ, ठीक है, तो जब एप्लीकेशन में मैं क्लासेस चलाऊंगा तो भरपूर टाइम मिलेगा और मैं आपको और बेटर करके पढ़ाऊंगा। आपको टेंशन नहीं होगी, ना तो इस सब्जेक्ट में कोई लेकर के प्रॉब्लम होगी। ये मैथ्स से भी ज़्यादा कम बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, ये रहा। हाँ, अभी दूसरा एक चीज और है। अब ये तो हमारा सेकंड हुआ, ये फर्स्ट नंबर में, ये सेकंड में, एक और बचा हुआ है। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम उसको भी आपको क्लियर करवाते हैं। ये हो गया बेटा, चलो देखिए तीसरे नंबर पे क्या होता है। तीसरे नंबर पर ये हम पढ़ेंगे, अगर हम जैसे कहते हैं C2 या ऐसा लिखा जा सकता है CH3 CH2 और ये OH, इसी को कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं C2H5 और OH, दोनों चीजें एक ही हैं, आप इसमें परेशान ना होइए। ठीक है, हाँ, अगर अब हम कहते हैं इसी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अगर हम क्रिया कराएं, इसी H2SO4 के साथ अब की बार हम टेम्परेचर कितना ले लें, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर ले लें। 160 से 170 डिग्री सेल्सियस का जब आप टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये यहाँ से यहाँ पूरा टूट जाता है और ये गैस यहाँ से निकल जाता है, तो ये बन जाता है आपका CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2 बन जाता है। कहने का मतलब है ये हमारी एल्कीन बन जाती है और ये हमारा जानते हैं इसको क्या है, काफी देर से लिख के आ रहे हैं एथाइल एल्कोहल। देखो इस निर्जलीकरण में H2 का निकलना ही, इस निर्जलीकरण में हम
हमेशा H2O निकलेगा। निर्जलीकरण का नाम ये, निर्जलीकरण कहीं शब्द दिख जाए इसका मतलब इसमें से क्या निकालना है, हमें वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। बट ये रिएक्शन 3 स्टेप में हुई है। एक किस पर हुई है बेटा, हमारी 110 डिग्री सेल्सियस पे हुई है। दूसरी जो हुई है हमारी 140 डिग्री सेल्सियस पे हुई है। तीसरी जो हुई है हमारी 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे हुई है। इसमें एल्कीन बना है, इसमें ईथर बना है, इसमें एथाइल सोडियम एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना हुआ है। ठीक है, ये भी टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, बचता है इसका आगे और पूछा जाता है, इसका उपयोग पूछा जाता है, वो आप जरूर लिख लीजिएगा। एथेनॉल का उपयोग अस्पतालों में घावों और सिरिंजों का रोगाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है और शराब के पेय पदार्थों में किया जाता है। ठीक है, बस यही आपको लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं इसमें लिख करके आना है। हाँ, ईंधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये है इसका इथाइल एल्कोहल का उपयोग पहले ही पॉइंट पे लिख सकते हैं, शराब मतलब एल्कोहल बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन में किया जाता है। तीसरे नंबर पे लिख दीजिएगा इसका उपयोग अस्पतालों में भी किया जाता है। जो अस्पताल में सामग्रियां रखी रहती हैं वो जिसे स्प्रेड बोलते हैं, ये आपने लिखा था स्प्रेड, आपको भी लिखा था ना, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। आइए अगले नंबर पे पढ़ते हैं एथेनोइक अम्ल या एसिटिक एसिड। ये क्या अगली हेडिंग, अगले हेडिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। क्या चीज, एसिटिक एसिड। ये एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पहला काम तो ये है कि इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र होता है बेटा CH3COOH। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना सूत्र की बात करें, इसका जो संरचना सूत्र होता है वो लिखा जाता है CHHAHC डबल बॉन्ड O और AH लिखा जाता है। ठीक, तीसरे नंबर पे इनके हम अगर बात कर लें अणुभार की, इनका अणुभार जो होता है, कार्बन कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो 12 गुना 24 करके लिख दो, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ये लिख दो, 16 गुना 32 करके लिख दो। आप 4 4 8 8 और 2 10 का क्या हो जाएगा 0, और 3 2 5 1 6, ये इनका भार जो बेटा वो आपका 60 है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम आगे फिर इसी का आगे इसकी डेफिनेशन को लेकर के पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इनके थ्योरी को क्या कहा जाता है, इनके थ्योरी के बारे में भी समझते हैं। हटाओ, चलिए आपने सिरका सुना होगा, सिर का नाम भी सुना होगा, सिरका खाया भी होगा, ऐसा तो है नहीं कोई खाया ना, सब लोग खाया होंगे। ठीक है, चलो क्या लिखा जाए, एथेनोइक हम साधारणतः एसिटिक एसिड के नाम से जानते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, एथेनोइक एसिड को साधारण एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। उसके आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एसिटिक एसिड, या ऐसा लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है। क्या लिखा जा सकता है, एसिटिक एसिड सिरके का मुख्य अवयव। ये सिरके का क्या होता है बेटा, मुख्य अवयव होता है। कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि सिरके में जो एसिड पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। चलो तब आ जाओ इनके रासायनिक गुण में पढ़ते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण में क्या पढ़ा जाए, सबसे पहले बिल्डिंग में पढ़ेंगे इनकी अम्लता। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके क्षारों के साथ क्रिया क्या होगी, इसमें आता है स्थिरीकरण भी आता है। ठीक,
दो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो ज्यादातर हम आपको देंगे, एक पढ़ेंगे अम्लता और एक पढ़ेंगे एस्टरीकरण। ये दो चीजें ज्यादा आती हैं, हटा दो, ये हो गया। चलो अम्लता क्या, कभी भी पूछता है एसिटिक एसिड की अम्लता। एसिटिक एसिड की अम्लता की बात की जाए, एसिटिक एसिड की अम्लता, अम्लता का मतलब क्या होता है, अम्लता का पहचान क्या है? अम्लता, अम्लता का मतलब होता है जो H+ आयन दे, जो H+ आयन आपके दे सके वो एसिड होगा। ये तो बात सही है, लेकिन बेटा H+ के त्यागने से नेगेटिव भी जो होना चाहिए वो भी आपका स्टेबल होना चाहिए, तभी वो एसिड कहलाएगा, अन्यथा वो एसिड नहीं कहलाएगा। H+ आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, आपने मारा तार से ये H निकल गया, ये एसिड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो इधर हमारे कहने का मतलब क्या है, जब हम इस तरह से CH3 COO और ये H और इसकी हम सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाती है आपकी CH3 COO और Na, और ये बन जाता है आपका हाफ H2। वही हाल होगा, अगर हाफ नहीं लगाना है तो क्या लिख सकते हैं, 2CH3 COO और H प्लस 2 मोल Na और डैश करके लिख सकते हैं CH3 COO और Na प्लस ये H2, तब आपको हाफ नहीं लगाना। ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है, बट इसका नाम सोडियम एसिटिक एसिड हो जाएगा। ये लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, एसिटिक एसिड, और यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, सोडियम एसिटिक एसिड, ये ठीक है। तो बस इसमें और ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली मतलब ये लिख सकते हैं एसिटिक एसिड की क्रिया में सोडियम धातु से साफ कराते हैं तो सोडियम एसिटिक एसिड बनता है, बस और बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। और ठीक है, दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं बेटा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण ध्यान से सुनिए, इसको हटा दो बेटा। चलो ये रासायनिक गुण में आपको लिखने हैं, ये सवाल जब भी आपके बनेंगे 5 नंबर के बनेंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें आपको पूरा लिख कर के आना रहेगा, अगर आपने अधूरा लिखा तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। अगले नंबर में क्या पढ़ेंगे आप, एस्टरीकरण। ये एस्टरीकरण है, एस्टरीकरण मतलब क्या होता है, जिसमें एस्टर का निर्माण हो। बेटा जब इस कभी इस तरह से लिखा रहे तो ये एस्टर का प्रतीक होता है, किसका प्रतीक होता है बेटा, एस्टर का प्रतीक होता है, ये इसी का मतलब है एस्टरीकरण। देखो क्या होता है, जब एसिटिक एसिड की क्रिया एथाइल अल्कोहल के साथ कराई जाती है, ठीक है, इसकी एसिटिक एसिड की क्रिया एथाइल अल्कोहल के साथ कराई जाती है, वो भी किसमें बेटा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। देखो उत्प्रेरक का काम एक ही होता है, या तो आप क्रिया की दर को बढ़ाना या तो आप क्रिया की दर को घटाना। जैसे कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, जैसे मैंने उसमें डाला और रिएक्शन मुझे दिख रही है वो फटाक से कंप्लीट हो गई, तो हम क्या करते हैं उसमें कुछ कैटलिस्ट को मिला देते हैं, जिससे क्या होता है उस रिएक्शन के प्रोसेस जो होते हैं स्लो हो जाते हैं, तो जिससे वो रिएक्शन में दिखाई देती है, इसलिए हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। या कोई रिएक्शन ऐसी होती है जो रिएक्शन काफी दिनों तक चलती है, ठीक है, काफी लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है, तो उसमें क्या करते हैं उस चीज को डाल दिया तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, यही होता है उत्प्रेरक का काम। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे ये है CH3 COO और H प्लस, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे CH3 CH2 और ये लिखेंगे आप क्या OH, और अब हम क्या करेंगे इनकी रिएक्शन कराएंगे, ये लिखा जाएगा आपका सांद्र और यहाँ लिखा जाएगा H2SO4 और इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, तो हम इसको गर्म करते हैं, ये रिएक्शन कन्वर्ट हो जाती है CH3 CH2 और ये लिखा जाएगा C4 और ये लिखा जाएगा CH2 और ये CH3, ये बन। देखो इसी चीज को हम कहते हैं एस्टर। बेटा जो ये चीज लिखा है इसके लिखने का तरीका भी ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड वाले को COO ऐसा, ये सब लिखा जा सकता है। ठीक है, नाम लिख लेते हैं, नाम कैसे लिखा जाएगा, इनका नाम होता है एसिटिक एसिड और इनका नाम जो होता है लिखा जाता है एथाइल अल्कोहल, ये लिखा जाता है IPAC लिखते हो तो क्या लिखते हो एथेनॉल, IPAC लिखते हो तो क्या लिखते हो एथेनोइक एसिड, ये लिखा जाता है। इसका नाम जब लिखोगे सामान्य में तो क्या लिखा जाएगा, इसका नाम सामान्य में लिखा जाता है एथाइल एसीटेट, क्या लिखा जाएगा एथाइल एसीटेट। जब IPAC लिखोगे तो ये जनक श्रृंखला बनेगी और तब लिखा जाएगा एथाइल एथेनोएट, ये लिखा जाता है।
ठीक है, ऊपर के नाम सामान्य है और नीचे के नाम आपके जो है वो आईपीएससी। ये रहा हमारा स्थिरीकरण, और स्थिरीकरण बहुत अच्छे से पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ते जाइए। कई बार लगातार सवालों में पूछा है, प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, उसमें भी ये सवाल लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन और है, एक इसका रासायनिक गुण में और आता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराएं तो क्या बनता है, वो भी चीजें हम यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वो पढ़ा देते हैं आपको।